आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सखी सहेली कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। राजुल जी आपको भी हमारा नमस्कार। ममता जी नमस्कार और सभी सखियों को सखाओं को राजुल का नमस्कार। क्या हाल है? बस बढ़िया है। रिमझिम में भीग रहे हैं और कहीं पर ये सुन रहे हैं कि बादल ही नहीं आ रहे। तो यहाँ हम गानों के जरिए बादल भेज देंगे। और क्या होता है जब रिमझिम तरानों से सजा हुआ जब गीत श्रोताओं को मिलता है तो बारिश का एहसास हो ही जाता है। वैसे भी माइक्रोफोन के जरिए हम थोड़ी न थोड़ी रिमझिम बारिश भेज ही रहे हैं लगातार। तो फटाफट आज बता दें कि किन मुद्दों पर चर्चा होगी। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, इस पर थोड़ी सी चर्चा होगी और कहीं न कहीं घूमने तो चलेंगे। तो मैंगलोर चलते हैं। ठीक है। और मुझे कुछ कहना है कि अंतर्गत हम बात करेंगे ट्रैफिक जैम की, जिससे हम रोजाना दो चार होते हैं, जूझते हैं। हम क्या सभी देश भर के हमारे जो श्रोता हैं जब भी ट्रैफिक जाम में फंसते हैं तो बस लगता है उफ क्या करें, उफ क्या करें। ट्रैफिक जैम तो अब लगता है विश्वव्यापी एक समस्या हो गई है और मतलब एक ऐसी समस्या जो बस आप आंखें बंद करें और आप पूछें कि समस्याओं का नाम बताइए तो सबसे ऊपर फहरिस्त में जिसका नाम आएगा वो आएगा ट्रैफिक जैम। तो क्या करते हैं हमारे श्रोता जब एकदम से गाड़ी रुक जाती है और वो बैठे रहते हैं, चाहे वो बाइक हो, ऑटो हो, कार हो, कहीं भी, तो वो उस समय क्या करते हैं? अपनी कोई यादगार कोई बात, कोई दिलचस्प घटना बता सकते हैं या पैदल भी चल रहे हो। ऐसा जैम भी होता है आजकल कि पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। भीड़ बिल्कुल होती है, भीड़ का महासागर होता है। और मुंबई में तो ये आलम हमें रोज देखने को मिलता है रेलवे स्टेशन पर कि कई जगह हैं, जैसे हमारे बहुत सारे श्रोताओं को नहीं पता होगा तो बता दें, यहाँ पे चर्चगेट स्टेशन है जो लोकल ट्रेन से जो लोग यात्रा करते हैं, मुंबई के लोग तो जानते होंगे। वहां पर तो रोजाना ऐसे लगता है कि मेला है, वो जैसे और जगहों पर दशहरे का मेला होता है या फिर और कोई बड़ा मेला वैसे ही होता है कि लोग अगर एक साथ न चले तो चल ही नहीं, जल्दी तो आप चल ही नहीं सकते कि एक के पीछे कतार बना के ही चलना और ये पड़ता सब देख के बहुत कुछ याद आता है। लेकिन अगर इस भीड़ भाड़ में अगर आपको अपना संतुलन बना के चलना है, मानसिक और शारीरिक दोनों, तो योग करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए आज हम योगासन के बारे में बात करेंगे। महिलाओं के लिए विशेष योगासनों के बारे में बताएंगी योग प्रशिक्षक आयुषी मिश्रा। तो अब क्या करें, अब सुन लेते हैं एक गाना।
भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में, ऐसी बरसातों में कैसा लगता है? ऐसा लगता है तुम बनते बादल, मेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो। ऐसा लगता है तुम बनते बादल, मेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो। ऐसा लगता है तुम बनके घटा, अपने सजन को भिगो के खेल खेल रही हो, खेल रही हो। ऐसा लगता है तुम बनके बादल, मेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो। बरखा से बचा लूं तुझे, सीने से लगा लूं, आ छुपा लूं, आ छुपा लूं। बरखा से बचा लूं तुझे, सीने से लगा लूं, आ छुपा लूं, आ छुपा लूं। दिल ने पुकारा देखो, रुत का इशारा देखो, उफ ये नजारा देखो, कैसा लगता है? बोलो। ऐसा लगता है कुछ हो जाएगा, मस्त पवन के ये झूठे सैया देख रहे हो, देख रहे हो। ऐसा लगता है तुम बनते बादल, मेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो। तो देखो ममता, ये बादलों से तुमने जो है भिगवाया है आपने, जो इस तरह से बारिश भेजकर, ये है तो बड़ा मतलब मन को सुकून देने वाला। लेकिन आज जो खास दिन है वो बहुत जागरूक करता है, और जागरूक करने के साथ साथ हमें एक खास विषय की ओर भी हमारा ध्यान केंद्रित करता है। एक हमारे साथी कह भी रहे हैं कि आज के विषयों में यौन हिंसा विषय को लेकर उसे प्रथम क्रम सूची में रखना ये सूचित करता है कि विषय कितना महत्वपूर्ण है। ये दर्शाता है हिंसा किसी भी प्रकार की उसे जायज नहीं ठहराया जा सकता, और यौन हिंसा जो मानव अधिकार का गंभीर उल्लंघन है, इसका अंत होना चाहिए। तो संयुक्त राष्ट्र ने ये इसी बात को ध्यान में रखते हुए 19 जून 2015 को प्रत्येक वर्ष संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए ये दिन मनाने की घोषणा की थी। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य ये है कि संघर्ष संबंधी यौन हिंसा को समाप्त करने की आवश्यकता के बारे में लोगों में जागरूकता है, वो समझे उस बात को, और साथ ही साथ जो इस तरह की बातें हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। राजुल जी, दरअसल ये तारीख 19 जून 2008 को सुरक्षा परिषद के उस प्रस्ताव को अपनाने के उपलक्ष्य में चुनी गई थी जिसमें परिषद
परिषद ने यौन हिंसा की निंदा करते हुए इसे युद्ध की रणनीति के खिलाफ और शांति स्थापना के लिए अवेयरनेस के लिए किया गया था। और संघर्ष संबंधी यौन हिंसा एक ऐसा अपराध है जो मानवता के विरुद्ध छेड़ा गया है। और अब यौन हिंसा में सिर्फ अमूमन चर्चा होती थी कि महिलाएं शामिल हैं, इसमें महिला, बच्चे, पुरुष सभी शामिल हैं। और इस ओर हम सजगता के लिए बहुत सारे अभियान चलाते हैं। हम सभी जो मीडिया के लोग हैं वो तो करते हैं, लेकिन हम जो एक सामान्य नागरिक है अपने घर में, चाहे वो माँ पिता हो, भाई बहन हो, उन्हें बहुत छोटे से बचपन से ही इस ओर जागरूक करना बहुत जरूरी है। जब बच्चे जैसे ही समझदार होने लगे तो उन्हें बताने लगे कि बैड टच, गुड टच क्या होता है। और इस तरह से जब वो जानते हैं कि हाँ बैड टच भी कोई चीज होती है, तो जैसे ही कोई बुरा बर्ताव उनके साथ करता है तो इससे वो बच सकते हैं, वरना वो यौन हिंसा के शिकार होते देर नहीं लगती है। बिल्कुल। और ममता जी, एक बात और बहुत खास है, वो ये है कि अगर यौन हिंसा से पीड़ित कोई जो विक्टिम होते हैं, अगर वो आपके सामने है तो उनके मन में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, वो बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहे होते हैं। ऐसे में उनको समझना और उनको फिर से एक सामान्य जीवन जीने के लिए प्रेरित करना, ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है उन सभी लोगों की जो उनके आसपास के हैं। अगर दोस्त हैं या परिवार के हैं तो उनको भी ये करना चाहिए। और आजकल जो चारों तरफ का जो माहौल है, खास तौर से कहीं पर भी जैसे लड़ाई हो रही है या हिंसा हो रही है या कहीं पर तनाव है, और ऐसे तनाव का शिकार जब लोग बन जाते हैं और उनका यौन उत्पीड़न होता है तो ये बहुत ज्यादा सदमे वाला होता है। और कई बार तो ये सदमा ऐसा होता है जो मृत्यु से भी बदतर होता है, क्योंकि उस सदमे से इंसान उबर नहीं पाता। बहुत सही कह रही हैं। और आजकल तो हम ऐसी घटनाएं अक्सर ही अखबारों में पढ़ते हैं और सोशल मीडिया के जरिए तो ये बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है। कुछ बातें वो थोड़ी भयावह भी लगती है कि कुछ मुद्दों को लेकर यौन उत्पीड़न होता है, खास तौर से जिसमें महिलाएं ज्यादा शामिल होती हैं। कि मान लीजिए कुछ ऐसा घर परिवार के साथ छुपा लिया, या बच्चे ही हैं, सोशल मीडिया के जरिए ऑनलाइन बहुत सारे गेम्स होते हैं जहां पर वो कुछ लोग उससे अपने चंगुल में इतना ज्यादा इन्वॉल्व कर लेते हैं, फंसा लेते हैं कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो वो यौन उत्पीड़न के शिकार होते हैं, चाहे वो बच्चे हो चाहे महिलाएं हो। और उसमें शर्तें होती कि अगर तुमने ये बात परिवार को बताई या समाज को बताई या पुलिस को बताई तो हम इसका वीडियो वायरल कर देंगे, इसकी तस्वीर वायरल कर देंगे, आपकी बातें। तो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि कभी भी ऐसी धमकियों से डरना नहीं चाहिए। जो हो गया, जो आपके साथ बुरा हो गया, उसको भूल जाए। अपने परिवार के साथ बताएंगे तो आपका पूरा परिवार आपका साथ देगा और उस मुश्किल से आप निकल आएंगे, वरना जिंदगी तबाह हो जाएगी। ममता जी, इस बारे में परिवार को भी थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है। जैसे बच्चा अगर चुप रह रहा है या आपके परिवार का कोई सदस्य हो अचानक चुप रहने लगा है, उसका असामान्य व्यवहार दिख रहा है, तो आपको तुरंत इसको संज्ञान में लेने की जरूरत है, उस पर तुरंत ध्यान दें। और ऐसा माहौल अगर हो घरों में या आसपास में कि ये एक दुर्घटना होती है, बहुत बड़ी दुर्घटना होती है जो किसी के भी साथ हो सकती है, इस दुर्घटना को लेकर ऐसा हवा नहीं क्रिएट करना चाहिए कि अगर ये हो गया है तो अब जिंदगी खत्म। क्योंकि जिंदा इंसान को जीते जी मारना ये कहीं की भी समझदारी नहीं है। उसको जीने के लिए प्रेरित करना, उसको इस मामले में कुछ और आगे बढ़ के उसकी मदद करना, ये सब हमारे जो सामान्य लोग हैं उनका फर्ज बन जाता है। राजुल जी, यहाँ पर मुझे एक कहानी याद आ गई, बहुत संक्षेप में मैं बता रही हूँ। कहानी बहुत बड़ी है लेकिन इसी पर आधारित है कि एक महिला इसी तरह यौन उत्पीड़न की शिकार होती है और एक हमारी कथाकार हैं, जानी मानी कथाकार हैं गीता श्री, उनकी कहानी है। और कहानी का शीर्षक मुझे इस समय नहीं याद आ रहा क्या था, लेकिन उसमें निचोड़ यही था कि वो यौन उत्पीड़न की शिकार होती है महिला और पूरा परिवार उसके एंटी हो जाता है। यहाँ तक कि उसका जो मंगेतर है, प्रेमी है, वो भी उसके एंटी हो जाता है और वो डिप्रेशन में चली गई, कमरा बंद करके बैठी हुई है, किसी से बात नहीं कर रही है। उसको डिप्रेशन से निकालने की बजाय उसे सब लोग उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं और ये कह रहे हैं, उसका जो मंगेतर है वो कह रहा है कि ठीक है, इसमें अगर जान जाने वाली थी, उसको जो दुर्घटना के शिकार है तो उसके बहुत सारे
शारीरिक परेशानियां हैं तो उसका प्रेमी ये कहता है कि ऐसा हो जाने देना था तो इससे जान बच जाती। माता पिता भी कह रहे हैं कि ठीक है, हो गया तो हो गया, भूल जाओ। तो ये जो नकारात्मक बातें हैं ये ठीक नहीं होती, उस महिला के लिए और ज्यादा सदमा होता है, शॉक लगता है। तो यहाँ पर उसे उबारने की कोशिश करनी चाहिए कि इस दुर्घटना से बाहर आओ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तो अब वो कहानी तो लंबी है, उसकी चर्चा फिर कभी करेंगे, लेकिन हाँ, यहाँ पर सिर्फ यही कहना है कि परिवार वाले जो ये कहते हैं कि वो लड़की ही दोषी है, तुमने ही कुछ गड़बड़ किया होगा, तुम सच समझ के बाहर मत जाओ, ऐसे मत करो, और लड़कियों से परहेज करने लगते हैं, लड़कियों से ही, औरतों से ही वो ये कहते हैं कि तुम्हारा ये कसूर है, मतलब उससे नफरत करने लगते हैं। ये गलत है। तो परिवार वालों को सहयोग करना चाहिए, मानसिक सहयोग बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब एक गाना सुने। ये भी बरसात का ही एक गाना है, फिल्म है काला बाजार। सुनते ही ये गाना। लेके आई बरसात, रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। प्यार का संदेशा लाई बरखा बहार, प्यार का संदेशा लाई बरखा बहार। मैं ना बोलूं आँखें करे आँखियों से बात, रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। सुन के मत वाले काले बादलों का शोर, झूम घूम घूम नाचे मन का मोर, सुन के मत वाले काले बादलों का शोर, झूम घूम घूम नाचे मन का मोर। सपनों का साथी चल रहा है मेरे साथ, रिमझिम की तराने लेके आई बरसात, याद आए किसी से वो पहली मुलाकात, रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। जब मिलते हैं तो फिरते हैं दिल के पार, मिलने को तुमसे मैं क्यों था बेकरार, जब मिलते हैं तो फिरते हैं दिल के पार, मिलने को तुमसे मैं क्यों था बेकरार। रह जाती है क्यों होठों तक आके दिल की बात, रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। याद आए किसी से वो। तो राजुल जी तैयार हैं मैंगलोर चलने के लिए? बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए चलते हैं फिर। इतना सुंदर जगह है, कर्नाटक के समुद्र तट पर बसा हुआ है और देश का सबसे साफ सुथरा जो शहर है जितने, उनमें ये इसका शुमार किया जाता है मैंगलोर का। देश के प्रमुख बंदरगाह शहरों में से भी एक है। अरब सागर पर स्थित है और बंदरगाह शहर होने के अलावा यहाँ की संस्कृति और रोचक इतिहास भी कौतूहल जगाता है। यहाँ पर राष्ट्रकूट, कदम्ब, चालुक्य जैसे राजवंशों का शासन रहा है। इसीलिए सुंदर समुद्र तटों और हरे भरे परिदृश्यों के साथ ही प्राचीन इमारतों में समृद्ध वास्तुकला के खूबसूरत नज़ारे यहाँ देखने को मिलते हैं। फोटोग्राफी के लिए भी ये शहर एक सपने जैसा ही है, सपने के सच होने जैसा है। वर्तमान में ये शहर कर्नाटक राज्य का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक, वाणिज्यिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य सेवा केंद्र भी रहा है। और ममता जी, संदेशों पर भी नजर डालते चले। हमारे साथियों ने बहुत सारे संदेश भेजे हैं इस बारे में। चलिए हम पहले मैंगलोर पहुंचने का रास्ता बता देते हैं कि मैंगलोर में एक हवाई अड्डा है, रेलवे स्टेशन है और जो सार्वजनिक परिवहन है उसका बहुत बढ़िया इंतजाम है। इसलिए मैंगलोर पहुंचना और शहर के भीतर घूमना मुश्किल काम नहीं है।
बिल्कुल। तो अब यहाँ पर हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि यहाँ मंगला देवी का मंदिर है। इसी मंदिर के नाम पर इस शहर का नाम मैंगलोर पड़ा। ये मंदिर शहर के मुख्य बस स्टैंड से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस मंदिर को अट्टावर के बलाल वंश द्वारा केरल की राजकुमारी की याद में बनवाया गया था। और एक और साथी लिख रहे हैं कि मंगलौर शहर प्राकृतिक सुंदरता का भंडार तो है ही, इसके अलावा ये धार्मिक और आस्था का केंद्र भी है। यहाँ एक बहुत फेमस मंदिर है गोकर्णनाथेश्वर। इस विशाल मंदिर में भगवान शिव की पूजा होती है। ये मंदिर अपने आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। और एक श्रोता ने और जानकारी दी है कि अपने प्राचीन समुद्र तटों और ताड़ के पेड़ों से घिरी तटरेखा के साथ मैंगलोर समुद्र तट प्रेमियों और जल क्रीड़ा के शौकीनों के लिए स्वर्ग है। लोकप्रिय समुद्र तटों में पनाम्बुर बीच और तन्निरबावी बीच और सोमेश्वर बीच शामिल है, जहां पर्यटन आते हैं, यहां आराम करते हैं, तैर सकते हैं और समुद्र में छापक छैया खेल सकते हैं। और बारिश का ये मौसम है। मुंबई में भी बहुत सारे समुद्री किनारे हैं जहां पर बरसात के मौसम में लोग जाते हैं और खूब पानी से खेलते हैं। लेकिन यहाँ पर अमूमन जब तेज बारिश होती है तो रोक भी लग जाती है। तो बारिश के मौसम में किसी भी समुद्र तट पर सोच समझ के जाएं, अगर मनाही है तो कतई न जाएं। बिल्कुल। अब मंगलौर की बात करते हैं। मंगलौर के सबसे भव्य स्थलों में से अगर हम एक जगह जाना चाहें तो एक जगह है सेंट अलाइसिस चैपल। ये चैपल ऐसा है कि इसका निर्माण 1800 ईस्वी में हुआ था और विशाल इमारत है। उसमें गोलाकार खंबे हैं और जो उसकी छत है वो धनुषाकार है, खंभों पर टिकी हुई। और छत पर संत अलाइसिस गोजांगा के जीवन को दर्शाते हुए तैलचित्र बने हैं। चैपल में इतालवी चित्रकार एंटोनियो मॉस्चेनी द्वारा बनाई गई कई शानदार कलाकृतियां भी देखने को मिलती हैं। और भी जानकारी अपने श्रोताओं को दे दें। हमारे श्रोता ने भी बताया पनाम्बुर बीच मैंगलोर का लोकप्रिय समुद्र तट है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सूर्यास्त के दृश्यों के लिए ये जाना जाता है। यहाँ सुनहरी रेत और नीला पानी बड़ा ही सुंदर दिखता है। यहाँ कई तरह के कार्निवाल आयोजित किए जाते हैं, जिनमें नाव रेसिंग, पतंग उड़ाना और रेत की मूर्तियां बनाना भी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन पनाम्बुर समुद्र तट पर हर 2 साल में किया जाता है, जिसमें देश भर से पर्यटक आते हैं। इसके अलावा पतंग उत्सवों का एक कार्निवल अप्रैल के अंतिम सप्ताह के दौरान समुद्र तट पर आयोजित किया जाता है। और अच्छा, अब सोमेश्वर बीच की भी बात कर लेते हैं ममता जी। ये मैंगलोर के उल्लाल शहर में स्थित है और घने जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ भगवान शिव को समर्पित सोमेश्वर मंदिर है और यहाँ रुद्रशील नाम की चट्टानें कहते हैं कि पानी के अंदर मौजूद हैं। इसीलिए यहाँ पानी के अंदर जाने के लिए मना किया जाता है। अच्छा। और यहाँ पर पास ही में ऑटिनन हिल है, जहाँ से नीचे शहर की शानदार झलक दिखती है। यहाँ नेत्रावती नदी बहती है ना पास में, तो वो भी दिखता है और बहुत सुंदर अरब सागर दिखाई देता है। और एक और जो बात है खास वो ये कि पोलाली राजराजेश्वरी मंदिर जो है यहाँ पर जो है वो 8वीं शताब्दी का मंदिर है। कितना पुराना है। बिल्कुल। इस मंदिर में शक्ति के परम रूप श्री राजराजेश्वरी की भव्य मूर्ति स्थापित है और मंदिर की वास्तुकला बहुत सुंदर है। लकड़ी है, उस पर नक्काशी की गई और छतों पर तांबे की प्लेटों पर उसको नक्काशी की हुई मूर्तियां हैं उकेरी हुई। बहुत सुंदर जगह है। और भी कुछ खासियत है जो हम अपने श्रोताओं को बता दें, जैसे कि सुल्तान बैटरी एक ऐतिहासिक स्थल है। ये एक टावर है जिसे टीपू सुल्तान ने बनवाया था। इस टावर से शहर के चारों तरफ बहती नेत्रावती नदी की लुभावनी झलकियां दिखती हैं और यहाँ ससी हिथलू समुद्र तट के खूबसूरत दृश्य देखने के लिए आप जरूर जाएं अगर गए हैं तो। इस तट पर अरब सागर के साथ नंदिनी और शांभवी नदियों का संगम होता है और हाँ, अगर कोई सर्फिंग कार्यक्रम या प्रतियोगिता चल रही हो तो उसका भी आनंद ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये गतिविधियां अक्सर होती रहती हैं। और तन्निरभावी बीच अगर जाएं तो बहुत शांत और सुंदर समुद्र तट है। सुनहरी रेत और ताज़ी हवा है और साथ में लोगों के बैठने के लिए सीटों की भी व्यवस्था है। यहाँ पर बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज का भी आनंद ले सकते हैं। और मंगलौर में कादरी मंजूनाथ मंदिर जो है वो 1068 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। ये कादरी पहाड़ियों के आधार पर स्थित है और यहाँ के मुख्य देवता मंजूनाथ हैं। यहाँ पर विजयनगरी शैली पर बौद्ध स्थापत्य कला का
बहुत सुंदर प्रभाव राजुल दिखता जी, है। आप कभी लाइट हाउस पर गई हैं? समुद्र के किनारे जब कोई जहाज आती है, जिसके लिए जहाज जब समुद्र में चलती है तो उसके लिए लाइट हाउस बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी और वो एक लाइट हाउस दूर से देखना, बाहर से देखना एक अलग बात है, लेकिन अंदर जाके देखना एक तिलिस्मी एहसास होता है। तो यहाँ पर शहर के बीचों बीच स्थित है लाइट हाउस हिल गार्डन और टैगोर पार्क। 18वीं शताब्दी में जो बनाया गया था, इसे मैसूर के तत्कालीन शक्तिशाली शासक हैदर अली ने बनवाया था। अब हम एक लाइट हाउस की बात और कर रहे हैं। यहाँ दापोली एक जगह है जहाँ कोंकण इलाके में महाराष्ट्र में है, वहां पर समुद्र से लगा हुआ हमने लाइट हाउस देखा था। और लाइट हाउस के एकदम ऊपरी मंजिल तक हम जाके वहां से समुद्र का नजारा देखा था। वो एहसास बड़ा ही अलग होता है। और जब हम लाइट हाउस में सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं तो जब नीचे झांक के देखते हैं तो वो गोल चक्करदार ऐसे देख के तो डर सा लगता है, चक्कर आने लगता है। तो वो अलग ही एहसास है। तो बहुत सारी बातें हैं, मैंगलोर की बहुत सारी खासियत है। हमारे श्रोता जब चाहें प्लान बना के जा सकते हैं। अब यहाँ की कुछ डेलिकेसीज के बारे में भी तो बता दें, जो यहाँ के लोकल व्यंजन हैं, जैसे नीर डोसा है, काजू उपकारी है, रसम है, ओले बेमा है, मतलब ये पाम गुड़ होता है। और एक्सपोर्ट क्वालिटी के काजू और कॉफी अगर आपको चाहिए हो तो ये भी आप जरूर जाएं। और इसके अलावा यहाँ की मिठाइयाँ भी बहुत अच्छी होती हैं। मंगलोरियन पैराफिट आइसक्रीम, और इसके साथ 3 स्वादों में हलवा एक मिलता है यहाँ पे, वो बहुत मजेदार होता है। अच्छा, जाना कब है? सितंबर से लेके अप्रैल के बीच में आप कभी भी जाएं, अच्छा समय रहता है। और तापमान जो है 30 डिग्री से ज्यादा नहीं रहता, तो आप कभी भी समुद्र तटों पर घूम सकते हैं। तो फिलहाल चले हैं अभी इस गीत के साथ। जहाँ सांसों ने दौड़ लगाई नहीं, जहाँ नींदों से कोई लड़ाई नहीं, जहाँ पेड़ों का साया नदी तक है, जहाँ झीलों में चांद अभी तक है, जहाँ हंसने पे शर्त न हो, लोग जीने से डरते न हो। चल वही चले, चल वही चले, न जाते हो जहाँ जहाँ के रास्ते। चल वही चले, चल वही चले, न जाते हो जहाँ जहाँ के रास्ते। बेफिकर अपने घर से निकल, रास्ता दिल को तेरे पता है। राह में शाम होगी कहाँ, ये मुसाफिर कहाँ सोचता है। जहाँ मुस्कुराने के हो सौ बहाने, चल वही चले, चल वही चले, न जाते हो जहाँ जहाँ के रास्ते। चल
फिलहाल हम थोड़ा सा ब्रेक पे चलते हैं और वापस आते हैं बहुत सारे दिलचस्प जानकारियां लेकर। विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली। और ममता जी देखिए, ट्रैफिक जाम के बारे में हमने अभी शुरुआत में जब बात की थी ना, फंस के कितनी बुरी हालत हो जाती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि 3-3 4-4 घंटे फंसे रहना पड़ता है। और ऐसे में कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जो जिन्हें तुरंत दवा की जरूरत होती है, किसी किस्म की मदद की जरूरत होती है, लेकिन ट्रैफिक की वजह से वो चीजें उन तक घबराहट भी होती है और मन एकदम परेशान हो जाता है, बेचैन होने लगता है। ऐसे में प्राणायाम अगर कर ले बैठे बैठे, अगर गाड़ी में बैठे हैं तो। हमारे एक साथी कह भी रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप इस बारे में अपनी अगर कुछ ऐसी स्थिति आपने देखी है अपने आसपास कि मेडिकल इमरजेंसी है या कुछ इस तरह की बात है, तो उसके बारे में भी हमें जरूर लिखकर देखिए भेजिए। हाँ, और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए विशेष योगासन की बातें आयुषी जी से जरूर सुनेंगे। वैसे तो मैं साल 2004 से लेकर आज तक नियमित प्राणायाम व्यायाम करता आया हूँ। विविध भारती पर जागो सुबह हो गई से लेकर मेरा प्राणायाम व्यायाम शुरू होता है, जो हमें राही प्यार के साथ पूरा होता है। हर रोज शाम को 4-5 किलोमीटर इवनिंग वॉक भी कर लेता हूँ। सेवानिवृत्त हुए 15 साल हो गए, अब तो बस समय ही समय है। तो हम बातचीत सुने। तो अब आयुषी मिश्रा जो योगा इंस्ट्रक्टर है, इनसे की गई बातचीत सुनते हैं। ये दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आज सखी सहेली के इस मंच पर विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है योगा कोच आयुषी मिश्रा को। ये योग से जुड़ी हुई कंपनी में भी है आयुषी जी। आयुषी जी मुंबई के नामचीन क्लब में भी योग सिखाती हैं और ये बच्चों से लेकर युवाओं तक और बुजुर्गों तक इन्होंने अपने योगासन से लोगों को काफी बदलाव लाया है लोगों में। और इनका कहना है कि योगासन के जरिए वजन भी कम किया जा सकता है। तो हम आयुषी मिश्रा का विविध भारती के स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्कार आयुषी जी। नमस्कार ममता जी, थैंक यू सो मच। आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो। इससे पहले अब शुरू कर दे। बहुत अच्छे लग रहे हो आप। शुक्रिया। आप खूबसूरत लग रही हैं। और रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले आपने हमें एक अपना मोबाइल में फोटो दिखाया और बताया कि आप बहुत मोटी थी। और सचमुच हमने देखा कि आपकी फोटो अगर न बताती तो हम नहीं पहचान सकते थे। और अब की तस्वीर आपने दिखाई भी और हम सामने भी देख रहे हैं कि बिल्कुल स्लिम ट्रिम है। तो ये योगासन के जरिए क्या वजन भी कम किया जा सकता है? सच बोलूं तो सिर्फ योगासन के जरिए नहीं, बट हाँ, योगा की हेल्प से, उसकी मदद से आप जरूर वजन कम कर सकते हो। और आपको आपके खाने पे थोड़ा ध्यान देना होगा। थोड़ा सात्विक आहार पे आपका ध्यान रखोगे, तेल कम करोगे, मीठा छोड़ दोगे, योगा करोगे, जरूर वजन कम कर सकते हो। मैंने 6-8 महीने में करीबन 25 से 30 किलो कम कर लिया। कोई बीमारी नहीं, कोई कमजोरी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैंने अपना योगा चालू ही रखा है, कभी बंद नहीं किया, कोई छुट्टी नहीं ली, बस उसे अपने लाइफस्टाइल में ले आया। ताकि मैं चाहती हूँ ताकि और भी ले आए अपने लाइफस्टाइल में। वो देखेंगे उनका चेहरा बदलना, बाल बदलना, शरीर में डिफरेंस दिखना, उनके सोच में बदलाव आना, ये सब सच में होता है। वैसे तो अगर योगासन देख के सीखा जा सकता है, लेकिन कुछ हम ऑडियो के जरिए भी बता सकते हैं। तो हमारे श्रोता सुन रहे हैं, तो कुछ आसन के नाम बता सकती हैं जिसके जरिए वजन कम करने में सहायता मिले? ठीक है, चलो अब हम शुरू ही कर रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं सबसे साधारण वाले से, जिसका नाम है मालासन। मालासन है जो हम भारतीय टॉयलेट पोजीशन में बैठते हैं,
उसे बोलते हैं मालासन। एकदम हाथ जोड़ के पूरी तरह से जमीन पे बैठ जाना, बिना पीठ का कोई सपोर्ट लिए। इससे पीठ खुलता है, नी आपके घुटनों में सपोर्ट मिलता है, आपका बैक खुलता है। ये औरतों के लिए बहुत अच्छा है। अगर वो मेनोपॉज से जा रही है तो उनके पेट में दर्द नहीं होगा। अगर यंग लड़कियां हैं, जो जवान लड़कियां हैं, उनको क्रैम्प्स नहीं आएंगे। जो दर्द होता है उनके पेट में, अब ऊपर नीचे, ये उसके लिए हेल्प करता है। एक हो गया ये जिसे बोलते हैं मालासन, आप गूगल करोगे आपको और पता चल जाएगा। एक है पश्चिमोत्तानासन, नाम बहुत अजीब है बट बहुत सरल है। आपको जमीन पे बैठना है, कोशिश करने की आप पीठ सीधा रखें, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप पीठ गोल करके बैठेंगे और झुकने की कोशिश करेंगे, एक्चुअल में आपको इतना नहीं पुल होगा। तो आप पीठ सीधा करके बैठेंगे और कोशिश करेंगे कि आप अपने उंगलियों की, पैरों की उंगलियों को छूने की कोशिश करें। अच्छा। बिना घुटनों को मोड़े, बहुत सिंपल। नीचे बैठना है, पीठ सीधा रखना है, बिना घुटनों मोड़े। हाँ जी, पैर फैला लेना है और बिना घुटनों को मोड़े जितना आप पहुंच सको। शायद ना भी पहुंच पाओ बट ट्राई करोगे, आप कोशिश करोगे कि आप झुको, आप अपने उंगलियों को टच करो। इतने में आपके नीचे का बॉडी पूरा, पैर, पीठ, स्पाइन, ये खुल जाता है। आप थोड़ा रिफ्रेश फील करते हो। इससे आपके चलना, उठना, बैठना, जो एकदम सरल चीजें हैं वो इजी हो जाती हैं। क्या बात है। हमारे श्रोता सुन रहे होंगे और खास तौर से हमारी सखियां तो इसे जरूर इस पर अमल करेंगे। और बात आपने मेनोपॉज की है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। एक उम्र के पड़ाव पर सारी महिलाओं को इससे गुजरना पड़ता है और ऐसे में उन्हें मानसिक रूप से बहुत सारे बदलाव आते हैं, हार्मोन्स में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। कई महिलाएं बहुत चिड़चिड़ी हो जाती हैं, डिप्रेशन में चली जाती हैं। तो उनके लिए किसी तरह का मेडिटेशन, प्राणायाम है जो सजेस्ट करेंगी? कि बिल्कुल। मेरे बहुत सारे जो भी विद्यार्थी है जो मेरे साथ योगा करते हैं, वो बहुत मिडिल एज वुमेन है, वो बहुत मिडिल एज औरतें हैं। वो 20 से लेके 30 से लेके 40 की उम्र में। तो मेनोपॉज के लिए आप क्या कर सकते हैं? अगर आपको एक चीज होता है जिसे बोलते हैं कोल्ड फ्लैश, हॉट फ्लैश, या तो आपको बहुत तेज गर्मी लगती है या तो बहुत तेज ठंडी लगती है। तो अगर आपको ठंड लग रही है तो आप कपालभाति कर सकते हैं, जहां आपको सिर्फ सांस छोड़ना है, ये करना है आपको। इससे आपके पेट के अंदर, शरीर में गर्मी पैदा होती है, थोड़ी शांति मिलती है। जो दिमाग में आपके बहुत सारे आपके थॉट, दिमाग में जो चलना होते हैं वो बंद हो जाती है। क्योंकि कपालभाति के लिए बहुत मेहनत लगता है। उसके लिए आपका दिमाग एक जगह पे अपने आप आता है, उसको आना पड़ेगा तब कर पाओगे। तो अगर आपने वो कोशिश भी की तो आप शांत हो जाओगे। और अगर आपको गर्मी लग रही है तो आप क्या कर सकते हो? आप बाहर आके बैठो और ओम ओम बोलो, इससे थोड़ा आपका बॉडी शांत हो जाता है, आपका दिमाग शांत हो जाता है। ये सब आप गुस्से में भी कर सकते हो। बहुत मैंने देखा है, हम सबको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, सबको जल्दी हॉर्न मार दिया, गुस्सा आ गया, आवाज चढ़ा दिया, गुस्सा आ गया। तो इस वक्त आप क्या कर सकते हो? जो चुटकियों में गुस्सा आ जाता है, ये सच्ची काम करता है। लंबी सांस लेके गिनतियां गिनना, ये सच्ची काम आता है। ये आपको उस वक्त ना एकदम आपके प्रेजेंस में ले आता है कि क्या ये बोलना जरूरी है, क्या ये करना जरूरी है। तो आपको पता नहीं है कि आपकी सांस, आपकी ब्रीदिंग इज सो पावरफुल, इतना ताकत है आपके सांस में। अगर आपने सांस, क्योंकि सांस से ही आपका दिमाग चलता है तो आप जैसे ही सांस ऊपर नीचे करने लगते हो, लंबी सांस ले रहे हो, अंदर बाहर, अंदर बाहर, यहाँ आपका शांत होने लगता है दिमाग, आप थोड़े काम हो जाते हो। ये बच्चों में भी काम आता है। आप कल आप देख रहे हो बच्चे बिना टीवी देखे बैठते नहीं है। बच्चों को आप योगा कराओ, वो इतना उठेंगे बैठेंगे। खास करके लड़कियां, उनका इतना स्ट्रांग मसल बिल्ड होता है क्योंकि बायोलॉजिकली, और लड़कियों का बॉडी लड़कों जितना स्ट्रांग नहीं हो पाता है। तो लड़कियां अगर योगा करें अपने बचपन से ही तो उनका बॉडी बहुत स्ट्रांग होता है। स्विमिंग हुआ, डांसिंग हुआ, कथक हुआ, बहुत एड करता है। लड़कों को तो करता ही ऑफ कोर्स, बट लड़कियों के लिए थोड़ा और फायदेमंद है ये इन द यंगर एज, जब वो छोटे हैं, और थोड़े फायदे हैं। जी, बढ़िया बात बताई है आपने। अच्छा, एक समय महिलाओं के जीवन में और आता है जो बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, वो है जब वो गर्भ धारण करती हैं, प्रेगनेंसी में। तो बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि उस समय योगासन नहीं करना चाहिए। तो हमारे श्रोताओं को बताइए कि कौन से आसन है जो नहीं करने चाहिए और कौन से आसन है जो करने चाहिए, जो फायदेमंद साबित होते हैं। ओके, पहले तो जब आप योगा करने का सोचो, सबसे पहली चीज आपको करना, अगर आप गर्भवती हो
प्रेग्नेंट हो, आप अपने डॉक्टर को पूछो, वो आपको बताएंगे कि क्या आप फिजिकली कर सकते हो। अगर वो करेंगे तो आपको एक सटीक योगा टीचर ढूंढना है जिसको पता है वो क्या कर रही है और वो आपको कराएं। और उसमें आप बहुत ऐसे योगासन है जो कर सकते हो और बहुत है जो नहीं कर सकते हो। तो आप जिनके साथ कर रहे हो उनको पता होना चाहिए। तो जैसे कि अगर आप अभी प्रेग्नेंट हो, आप करो तो आप शुरू में ज्यादा कर सकते हो, जैसे आगे आगे बढ़े आपको थोड़ा संभालना पड़ेगा। तो वॉकिंग जरूरी है। प्राणायाम बहुत अच्छा, आप प्राणायाम करोगे आपकी बॉडी थोड़ी ठीक होगी। पॉस्चर जी, जैसे कि आपके पॉस्चर पे, जैसे कि आपका बॉडी का जो पॉस्चर है वो थोड़ा झुकाव होने लगता है, पेट पे वेट आता है तो पीठ में दर्द शुरू होता है। तो यहाँ पे दीवार के एकदम अगेंस्ट खड़े हो जाओ और नीचे ऊपर जितना आपका बॉडी ले सके, आपका पैर आपका घुटना ले सके, ऊपर नीचे वॉल के अगेंस्ट जाके, ये आपका पोस्चर संभालने में हेल्प करेगा ताकि आपको पीठ में दर्द नहीं हो। अगर आप गर्भवती हो, आपके घुटनों के लिए एक बहुत अच्छा है बटरफ्लाई बोलते हैं उसे, उसको भद्रासन बोला जाता है। तो आप जमीन पे बैठते हो, दोनों पैर साथ में रखते हो, आपके घुटने नीचे, और आप बस ऊपर नीचे अपने घुटनों को, उसे फ्लैपिंग बोलते हैं, फ्लैप ऊपर नीचे करते हो। इससे पीठ, कमर, हिप बहुत एकदम इट इज वेरी फ्लेक्सिबल, तो उसकी वजह से बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो डिलीवरी के टाइम आपको हेल्प होती है जब आपका पेल्विक स्ट्रांग होता है। तो योगासन उधर हेल्प करता है और ब्रीदिंग आपकी सांस में हेल्प करता है, ताकि अगर, क्योंकि लेबर इज अ वेरी बहुत ही ज्यादा मुश्किल टाइम है, तो उधर आपका सांस आपका साथ देना चाहिए और आपका बॉडी भी। ये पहले और बाद में पोस्टनेटल बोला जाता है जिसको। उसके बाद करने के लिए, जब आपने सुना होगा बॉडी लूज हो जाती है, पेट की तरफ जो भी मांस होता है वो लूज हो जाता है, और बहुत सी सेक्शन होने लगा है आजकल। तो उस पे अगर आप योगा करने लगो, आप अगर अच्छे से करो, तो आपका बॉडी, जैसे टोनिंग बोलते हैं, मतलब आपका मसल टाइट हो जाता है, तो आपका मांस नहीं, जैसे थुलथुलापन बोलते हैं, वो नहीं आता है आपके शरीर में। ओके, बहुत अच्छा दिखता है। फेस हो गया, और इसी से याद आता है एक और चीज है जो आप सारे लेडीज बहुत इंटरेस्ट से कर सकते हो, उसे बोलते हैं फेस योगा, फेस एक्सरसाइज। जी जी जी, बिल्कुल। यस, तो वो बहुत ही यूजफुल है। मैं आपको अपना चेहरा नहीं दिखा पा सकती यहाँ पर, आप देखोगे कि मेरे चेहरे पे कुछ नहीं है, क्योंकि मैं समय पे योगा और फेस योगा करती हूँ, जिसकी वजह से एक बोला जाता है लिम्फेटिक नोड्स, जिसकी वजह से वो हमें जो झुर्रियां और पिंपल होते हैं, वो अगर जब हम रगड़ते हैं ना अपने फेस को, वो चला जाता है। तो जब वो चला जाता है तो यहाँ पे गंदगी है ही नहीं, तो गंदगी नहीं है तो हीट बॉयल नहीं है, तो पिंपल नहीं आता। और आया तो अगर आप ब्रीदिंग कर रहे हो, मतलब ऑक्सीजन ज्यादा जा रहा है, मतलब रिच ऑक्सीजन जा रहा है, तो आपका बॉडी में आपका खून साफ हो रहा है, इतना ज्यादा डीप है। मतलब आपको लग रहा है आप छोटी चीज कर रहे हो, बट वो रगड़ने की वजह से आपका खून साफ हो रहा है, उसकी वजह से और ग्लो हो रहा है आपका फेस, इसलिए चमका हो रहा है। तो भी अगर आप कितना भी क्रीम लगा लो, अगर आपका बॉडी अंदर से साफ नहीं है, तो आपका फेस रिएक्ट करेगा, बॉडी रिएक्ट करेगा, दर्द होगा, ये प्रॉब्लम होगा। और ये मोस्टली दुर्भाग्यवश औरतों के साथ ज्यादा होता है, क्योंकि हम में सबसे ज्यादा हार्मोनल प्रॉब्लम्स होता है। जी, स्ट्रेस ज्यादा होता है, काम का स्ट्रेस भी होता है, मानसिक रूप से भी संवेदनशील ज्यादा होती हैं औरतें, तो अपने आप कुछ स्ट्रेस लेती हैं। और मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि आपने भी फेस की खूबसूरती की बात की, तो एक ग्लो अपने आप दिखाई दे रहा है और समझ में आ रहा है कि आपने योगासन से अपने चेहरे को और ज्यादा खूबसूरत बना लिया है, अपनी स्किन को भी चमकदार बना ली है। अब हमें बताइए आयुषी की प्रेगनेंसी के बारे में बताया, डिलीवरी के बारे में। एक और महत्वपूर्ण दौर से गुजरना पड़ता है हर महीने में, जो समय आता है लड़कियों को, खासतौर से किशोरी लड़कियों को, जब पीरियड्स की शुरुआत होती है तो दर्द बहुत ज्यादा होता है। तो उसमें कौन सा आसन है जिसके जरिए दर्द को संभाल सकती हैं? एक तो मैंने अभी जस्ट जो बताया बटरफ्लाई, बहुत अच्छा है। एक हो गया बटरफ्लाई, एक हो गया पीठ के बल लेटना है आपको, और आपके पैर है दीवार पे, मतलब आपका पैर है छत की तरफ और आप लेटे हो, तो आपका कैसा है, पूरा का पूरा वजन आपके पैर से बैक और पीठ से हट गया और आप एकदम रिलैक्स हो। तो अगर दर्द हो रहा है उस वक्त ये करो। और
सब औरतों को अलग अलग जगह पे दर्द होता है, किसी को सीने में, किसी को पीठ पे, किसी को घुटने में, किसी को पैर पे। तो जिधर दर्द हो रहा है आप वो जगह को स्ट्रेच करो। जैसे कि समझो आपको हो रहा है आपके सीने में दर्द, तो क्या करोगे, आपको करना होगा एक बैक बेंड, मतलब हाथ पीछे रखो, सीना खोलो और ऊपर देखने की कोशिश करो, तब को सीना स्ट्रेच हो रहा है। पेट में कम दर्द होगा, सबसे ज्यादा पेट में होता है। पैर नीचे जमीन पे बैठो, पैर वाइड ओपन करो, खोलो और सामने झुकने की कोशिश करो। इससे पेट स्ट्रेच होगा। बटरफ्लाई करो आप। और अगर समझो आपको आपके पीठ में बहुत दर्द हो रहा है तो आप पीठ के बल लेट जाओ जमीन पे और एक एक करके आपका एक घुटना लगाओ चेस्ट पे, एक फिर दूसरा घुटना लगाओ चेस्ट पे। इसे बोलते हैं पवन मुक्त आसन। आप ढूंढ सकते हो इसे गूगल पे, आप करोगे पवन मुक्त आसन, विंड रिलीजिंग पोज बोलते हैं इसको। और माइंड यू, योगा से सिर्फ विंड नहीं, मतलब विंड एज इन नॉट जस्ट गैस, सिर्फ आपके पेट का गैस नहीं, कई कभार आपका गैस आपके शरीर के अलग जगह पे भी ट्रैप होता है जी। कभी आपने नोटिस किया होगा, आपने किसी को बोलते हुए सुना होगा या आपने खुद अपने रिश्तेदारों में देखा होगा, वो अपना घुटने दबा रही हैं और उनको डकार आ रही है या उनकी गैस निकल रही है, या अपना पेट दबा रही है जोर से एक जगह पे और उनकी गैस निकल रही है, डकार आ रहा है जोर से। क्योंकि बॉडी में सिर्फ एक जगह पे नहीं, हर जगह पे गैस ट्रैप होता है और ये एक अनहेल्दी बॉडी का साइन है। जो अगर आप योगा करो जी, ये वो ऐसी वैसी जगह पे पहुंचने लगता है। आपका घुटने पे पहुंच गया, आपके कोनी पे पहुंच गया, आपके शोल्डर पे पहुंच गया, वहां स्ट्रेच करो, आपको डकारा, ये धीरे धीरे कम होने लगता है, बॉडी से ओवरऑल गैस चली जाती है। ऐसे योगा हर चीज में काम आता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ ये सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। और आप छोटी छोटी चीजें करोगे ना, आप इतना बड़ा डिफरेंस देखोगे। और ये जिम जैसा नहीं है कि 1 महीने में वेट लॉस हुआ तो 1 महीने में गेन भी होता है, लेकिन योगा में ऐसा नहीं है। आप टाइट धीरे हो रहा है तो मतलब सालों तक लगेगा आपको वापस से स्टिफ होने में। आपका बॉडी अच्छा हो जाता है लाइफस्टाइल की वजह से। तो ये इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग और ये काम करता है आप करोगे तो खाने के साथ। बिल्कुल। ये एक तरह से भ्रांति है, लोगों में गलत फहमी है, खास तौर से टीनेज बच्चों में, कि योगा के जरिए कुछ नहीं होता है, जिम के जरिए ही वजन कम होता है। तो बताइए हमें कि बच्चों की किस उम्र से योगा सीखने की शुरुआत कर सकते हैं? मैं तो देखा है और खुद किया है 4 साल की उम्र से, जिसकी वजह से मेरे बचपन से और मेरे टीनेज में, जब मैं 12-13 से 18 साल की थी, इस उम्र में जितने भी स्पोर्ट्स आए मैं उसमें बहुत आगे थी। क्योंकि बचपन में योगा करने की वजह से मेरे घुटने बाकी लड़कियों के मुकाबले बहुत अलग थे, बहुत स्ट्रांग थे। मैं हमेशा लड़कों के साथ compete करती थी और भागना से लेके, थ्रो करने से लेके, कथक, डांस, भरतनाट्यम सीखा है मैंने, ये सब। और ये योगा ने एड किया है, स्विमिंग सीखा है, बाकी सबसे थोड़ा आगे होने में बचपन से योगा में हेल्प किया। और इसी की वजह से मुझे पीरियड समय पे आया है और मुझे पीसीओडी का प्रॉब्लम था मेरे वेट की वजह से। जब मैंने योगा किया, वेट लॉस हुआ, मेरा पीसीओडी बिल्कुल चला गया और उसकी वजह से मुझे पिंपल नहीं आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा साइकिल है। आप जैसे एक में घुसोगे ना, अब क्या 10 बुरी चीज होंगी और निकलोगे तो 10 अच्छी चीजें होंगी। तो आपको एक दिन ठानना है और शुरू करना है। जी बिल्कुल। तो ये भागती दौड़ती जिंदगी में तो बहुत मुश्किल है कि ढेर सारे योगासन किए जाएं। तो रोजमर्रा की जिंदगी में शॉर्टकट में कौन कौन से योग हैं जिसे कर सकते हैं, जिसके जरिए खुद को फिट फाट रख सकते हैं? ठीक है, चलो एक मैं आपको बताती हूँ। उसे बोलते हैं पाद हस्तासन। पाद मतलब पैर, हस्त मतलब हाथ। सिंपल जी। खड़े होके घुटनों को लॉक करके नीचे झुक के जमीन टच करने की कोशिश करनी है। बहुत सिंपल है। घुटना भी आपका बैक रिलीज हो जाएगा, आपका पैर, सबसे बड़ा जो बोलते हैं हैमस्ट्रिंग, पैर के पीछे का, वो छूट जाएगा जी। एक ये कर लोगे, आप सामने झुक गए, एक पैर ओपन कर लो आपका दोनों डिस्टेंस और वापस सामने झुको। अब इससे क्या हो रहा है, आपका हिप ओपन हो रहा है। इससे क्या होगा, उठना बैठना, कमोड पे बैठना, सीढ़ियां चढ़ना, ये इजी हो जाता है। जो पैर खोल के सामने झुक के जमीन छूने की कोशिश करना। एक ये, फिर मैंने आपको बताया मालासन, वो जो इंडियन टॉयलेट सिटिंग पोज में आप जमीन पे बैठ जाते हो वैसे बैठ जाओ। और एक हो गया बटरफ्लाई कर लो। एक आप खड़े होके बोलते हैं ताड़ासन। ताड़ासन इज वेरी गुड। आपके
पोस्चर के लिए, जो किसी का आपने देखा होगा पीठ झुक जाता है, मुड़ जाता है, बिल्कुल। तो आप पैर साथ में रखो, आपके उंगलियां इंटरलॉक करो, दोनों हाथ को ऊपर स्ट्रेच करना है आपको आपके सर के ऊपर, और ये करते करते आपको आपके हील उठाने हैं। तो एंड में आपका हाथ आपके सर के ऊपर है और अपने टोस पे आप बैलेंस कर रहे हो। इससे आपका क्या बेटर हो रहा है पता है? कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस, जो आगे उम्र में प्रॉब्लम होने लगता है, इससे कोऑर्डिनेशन बैलेंस, आपका पोस्चर सही हो रहा है और आपका कंसंट्रेशन कितना बढ़ रहा है। आपको एक जगह पे देखना पड़ेगा वरना आप गिरते रहोगे जी। और ऐसे ही एक है वृक्षासन, जिसे बोला जाता है ट्री, वृक्ष मतलब ट्री पोज। तो एक पैर पे खड़े होके इसमें आप बैलेंसिंग आपका टेस्ट करते हो। एक पैर पे खड़े हो और दूसरा पैर खींचा, उसको आपके पहले पैर के इनर थाई पे रख दो। आप एक पैर पे आ गए, अटका दिया दूसरा पैर और दोनों हाथ नमस्कार में रख के ऊपर कर लो। आप खड़े हो गए वृक्षासन में। आप इसमें आपको बैलेंस करना है, सीधे खड़े भी रहना है, कमर भी ओपन करना है और ये सारी चीज साथ में, मतलब आपका दिमाग कितना अच्छा हो रहा है फोकस, और ये ना पूरे दिन कैरी ऑन होता है। जी। तो अगर जो भी घर में बैठी औरतें वो 10 मिनट निकाल के ये 5-6 आसन कर ले, खड़े होके वृक्षासन कर लिया, ताड़ासन कर लिया, मालासन कर लिया, जमीन पे बैठ के पादहस्तासन कर लिया, खड़े होके नीचे झुक गए, और प्रसारिता पादोत्तानासन जो पैर ओपन करके सामने झुक गए। मैं आसन के नाम इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आप कंफ्यूज हो गए तो आप एटलीस्ट गूगल कर लो देख सकते कि मैं बोल क्या रही हूँ, और आपको समझ जाएगा। बिल्कुल। एंड फिर आप झुक के कर लोगे। और एक सबसे आपको जो सिंपल है, सबसे बेस्ट शवासन, एंड में शवासन में चले जाओ, डेड बॉडी पोज, लेट जाओ, ये भी जरूरी है। कोई औरतें बैठती नहीं है, सब जाते हैं, टिफिन बनाते हैं, भागते हैं, काम करते हैं। बहुत सारे पुलिस वाले हैं, वो लोग शवासन करिए, जरूरी है। शवासन और अब चलते चलते 2 महत्वपूर्ण आसन भी बता दीजिए। वो चेहरे की खूबसूरती की आपने बताई, जिसको और आवाज के लिए कौन से आसन है? मैं आपको प्राणायाम बता देती हूँ। एक प्राणायाम है जिससे बोलते हैं उज्जयी। आपने कपालभाति, अनुलोम विलोम ये सब सुना होगा, गूगल करोगे समझ जाओगे। उज्जयी जी, उज्जयी आपके गले के लिए है। आपके गले को स्ट्रॉन्ग करता है, थायराइड में हेल्प करता है, जो बहुत औरतों को होता है थायराइड। अब इसमें क्या कर रहे हो आप? सिर्फ नाक से सांस अंदर बाहर कर रहे हो। एक एक्स्ट्रा चीज करते हुए आपके गले में, यहाँ से बोलते हैं ग्लिटरिस, जो टॉन्सिल है, उसको आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है, दबाना है। तो ये आपका गले का जो एयर पाइप है उसको कंस्ट्रक्ट करता है, थोड़ा बंद कर देता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होता है। हीट आपको एनर्जी देता है, ब्लड फ्लो देता है, आपकी आवाज स्ट्रांग करता है। ओके, अब अगर आपने एक बार सांस लू तो इसे ओशन वेव ब्रेथ बोलते हैं। तो आपको ऐसा लगेगा वेव है, जैसे मैं अभी आवाज निकालती हूँ, शायद सुनाई दे। तो आप सांस लेंगी, छोड़ूंगी, गला बंद करूंगी। इसे उज्जयी बोलते हैं। और कभी कभी आपको इसे बोलते हैं म्यूकस, गले में जो गंदगी होती है वो ऊपर आता है। ये साफ होता है। एक और कपालभाति हुआ, ये कर सकते हो, ये फेस के लिए बहुत अच्छा है। और सबसे एक लास्ट चीज जो आपके फेस के लिए बेस्ट है, उसे बोलते हैं फिश एंड बलून फेस। फिश में आप अपने गाल को अंदर खींचते हो और बलून में आप अपने मुंह में हवा भरते हो। ये करने की वजह से आपके फेस के मसल टाइट होते हैं, आपके जॉ लाइन यहाँ पे जो डबल चिन आ जाती है, हाँ जी, वो उससे हेल्प करता है। क्योंकि जब मैं ये करूँ ये सब खिंच रहा है, और जब कर रही हूँ, जब मैं मुंह में सांस भर रही हूँ, मेरा मुंह गुब्बारे जैसा भर रहा है, तब भी मेरा पूरा स्किन खिंच रहा है। दिखने में भले ही ये थोड़ा है फनी, बट फनी चीज आपको खूबसूरत बना रही है, तो क्यों नहीं। बिल्कुल। आयुषी जी, बहुत जानकारी वाली बातें हुई, और इतनी सारी जानकारी आपने हमारी सखियों और सखाओं को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं। विविध भारती के स्टूडियो में आई, शुक्रिया, नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू ममता जी। तो आज हमने बातें सुनी आयुषी मिश्रा से महिलाओं के लिए योगासन के बारे में। और अब देखो ना, ट्रैफिक जाम के बारे में हमारे बहुत सारे साथियों ने बहुत सारे संदेश भेजे हैं। बिल्कुल, हमारी कुछ श्रोताओं ने अपने अनुभव भी शेयर किए हैं, साझा किए हैं। देखिए, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि
ट्रैफिक जाम के बारे में तो मुझे बहुत कुछ कहना है। ये एक आम समस्या है जिससे आए दिन रूबरू होता हूँ। ट्रैफिक जाम के कारण कई बार वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। इस कारण मैं कई बार ड्यूटी पर देरी से पहुंचता हूँ। ट्रैफिक जाम का मुख्य कारण तो ट्रैफिक रूल को पालन नहीं करना। वाहन चालक आने और जाने की लाइन को तोड़ता है। बड़े वाहनों के द्वारा ज्यादा रास्ता रोक लेना, अनुशासन पालन नहीं करना, छोटे वाहन बीच में लाकर खड़े कर देना वगैरह ट्रैफिक जाम के मुख्य कारण है। बहुत सारी बातें इन्होंने और भी लिखी हैं। हमारे एक साथी ने कहा है कि अब भी जब भी हमारी गाड़ी ट्रैफिक जाम में फंस जाती है तब मैं पीछे बैठे बैठे या तो ट्रैफिक सिग्नल पर लगी हुई टाइम क्लॉक में सेकंड्स को गिनती रहती हूँ या फिर मैं देखती रहती हूँ कि कौन ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहा है। जो लोग यातायात नियमों का पालन नहीं करते उन पर मुझे बहुत गुस्सा आता है। कभी कभी मैं उनको टोक भी देती हूँ। ये तो गुस्सा मुझे भी आता है। अब एक हमारे श्रोता है लिख रही हैं कि ट्रैफिक जाम की स्थिति बहुत बार होती है, लेकिन याद आते हैं वो दिन जब विद्यालय में परीक्षाओं का समय था और मैं परीक्षा प्रभारी थी। समय का इतना मार्जिन लेकर घर से निकली थी कि समय से पूर्व पहुंच जाऊंगी, लेकिन फिर भी जाते समय जाम में इतना फंस गई कि परीक्षा शुरू होने से कुछ ही समय पहले विद्यालय पहुंची। हालांकि परीक्षा व्यवस्था की तैयारी मैंने एक दिन पहले ही पूरी कर ली थी, लेकिन फिर भी ऐन वक्त पर पहुंचकर हड़बड़ाहट में परीक्षा शुरू करवाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था विद्यालय में। हमारे एक साथी ने ये भी लिखा है, उन्होंने ये सब बातें लिखते हुए कि परीक्षा के लिए जा रहे हो या एम्बुलेंस नहीं निकल पा रही है या ट्रेन या फ्लाइट का समय हो रहा हो, ऐसे में ट्रैफिक जाम बहुत कष्ट देता है। लेकिन कभी कभी तो ये जाम किसी के लिए वरदान भी सिद्ध होता है, जैसे कि अभी अहमदाबाद के प्लेन क्रैश में एक लड़की जाम में फंस गई थी और बच गई। हाँ, और उनकी प्लेन छूट गई थी। तो अब ये तो इत्तेफाक की बात है, लेकिन जहां आपको टाइम से पहुंचना होता है वहां तो आपको चाहे जो हो जाए पहुंचने। जैसे हम सबको जब हमको ऑन एयर होना है माइक्रोफोन के सामने बोलना है, तो बिल्कुल चाहे वो ट्रैफिक जाम हो चाहे जैसे हो, हमें तो टाइम से ही पहुंचना है। तो ऐसे कुछ जगह हैं जहां आपको वक्त पर पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो उसका एक तरीका है कि आप बहुत ज़्यादा समय का मार्जिन लेके चले और हम समय का ख्याल रखें। और एक संदेश और है, हमारे साथी ने बताया कि छोटी बहन भी सरकारी जॉब में उच्च पद पर है और एक दिन जब वो अपने कार्यालय से शाम को घर आ रही थी, अंधेरा होने को था, उसकी गाड़ी जाम में फंस गई और वो कई किलोमीटर लंबा था। उसके साथ उसके जो सबऑर्डिनेट्स थे वो भी थे। काफ़ी देर जब फंसी रही तो फिर वो पैदल ही घर चले और घर से टिफिन में बहन के लिए खाना लिया और बहन को गाड़ी में ला कर दिया। बहन ने बहुत मना किया लेकिन फिर भी वो नहीं माने और जाम में फंसे रहने के वाले ने हमें ये खाना ला के दिया। आज भी वो यही कह के परिचय कराती हैं। और गाना चल चुका है तो अब सुनते हैं गाना ये। बातों की एक बात यही है, क्या भला तो क्या बुरा कामयाबी में जिंदगी है। बोलो। 100 बातों की एक बात यही है, क्या भला तो क्या बुरा कामयाबी में जिंदगी है। टूटी फूटी सही चल जाए ठीक है, सच्ची झूठी सही चल जाए ठीक है। टूटी फूटी सही चल जाए ठीक है, सच्ची झूठी सही चल जाए ठीक है। आड़ी तिरछी चला चला के झूम, आड़ी तिरछी चला चला के झूम। आड़ी चला चला के झूम, तिरछी चला चला के झूम। बाजू बाबू समझो इशारे और पुकारे, पम 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 यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे। पम 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 डिरिडिरिडे टुरुडुरुडुरुडो, डिरिडिरिडिरिडे टुरुडुरुडुरुडो, डिरिडिरिडे इडे इडे। बात न थमता जमाना, आदमी जो चलता रहे तो मिल जाए हर खजाना। हाँ, इतनी सी बात न थमता जमाना, आदमी जो चलता रहे तो मिल जाए हर खजाना। शोहरत है चीज क्या चलने का नाम है, इज्जत है चीज क्या चलने का नाम। आड़ी
तिरछी चला चला के झूमाड़ी तिरछी चलने का नाम समय भी है, समय आगे ही बढ़ रहा है और बिल्कुल भी वक्त नहीं है कि राजुल जी हम कुछ बोलें बतियाएं या गाना सुनवाएं। तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह नमस्कार। नमस्कार। सखी सहेली।